अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 लेक्चर 1 का पार्ट 1 स्टार्ट हो गया है जी। अनफॉर्चुनेटली जंग लग गई है और आप लोग घरों में बैठ गए हैं। तो जो बच्चे फिज़िकली आ सकते हों, यानी करीब हॉस्टल्स में रहते हों या वॉक करके आ सकते हों, जिनके आने पर फ्यूल ना लगता हो, वो क्लास में तशरीफ़ ले आइएगा। एक स्टूडेंट अभी आ गया आज इत्तेफाक से, तो एफएआर के अंदर भी कोई 8-10 स्टूडेंट्स आ गए थे, तो बेहतर हो जाता है क्योंकि कैमरे को तो सब कुछ समझ आ जाता है। तो थोड़ा इधर होके बैठ जाओ ताकि कैमरे वालों को भी देखता रहूँ। बस, बस। तो बच्चा बैठा होगा तो ज़रा बेहतर रह जाता है, ठीक है जी। अच्छा, चलिए बात कर लें अगर सबसे पहले पेपर पैटर्न की, तो पेपर पैटर्न सेम। अब आप पुराने बच्चे हो चुके हैं, ठीक है जी। आप लोगों ने जैसे अभी देखा था, आपका एक सेक्शन ए है, पर्चे के अंदर होगा सेक्शन ए, जिसके अंदर 6 क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम अप टू 10 मार्क्स। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये कभी कभी 11-12 नंबर का भी दे देता होता है सवाल इसमें से। शायद इस अटैम्प्ट में इसी के अंदर ही दिया था इसने कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में। तो बहरहाल 6 सवाल इसमें आते हैं, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन जो होता है, जो कि इस दफ़ा देखा गया है, क्वेश्चन 1 उसने बना दिया था। एक क्वेश्चन एमसीक्यूज़ का है, जिसके 10 मार्क्स हुआ करते हैं, ठीक है। उसके बाद बी सेक्शन है, इसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। तो सेक्शन बी के अंदर 3 क्वेश्चंस होते हैं, मैक्सिमम अप टू 20 मार्क्स, ठीक है जी। और बात कर ली जाए थोड़ी सी सिलेबस की, तो यहाँ पर भी आपको 3 ग्रेड्स नज़र आएंगी, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उसका एनालिसिस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे आप, जो कंपनी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं कंपनी की, वो तो कंपनीज एक्ट वाले डिस्क्लोजर्स अब यहाँ पर हैं, क्योंकि अब आप पढ़ के आ रहे हैं, बल्कि इनफैक्ट इस दफ़ा पर्चा दे कर आ रहे हैं, जिसके अंदर आपने फाइनल अकाउंट्स का सवाल किया था, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जो आपसे बनवाई गई थी, ठीक है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर जो कंपनीज एक्ट के डिस्क्लोजर्स लागू होते हैं, एफएआर के बाद कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, वहाँ पे बताया गया था कि हमने कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के अंदर पढ़ना है जाके कंपनीज एक्ट के डिस्क्लोजर्स को, वो यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। तो T1 लेवल का सवाल इसमें से आ सकता है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है जी। उसके बाद ये आपकी नई चीज़ है जो आपने पहले नहीं पढ़ रखी, कंसोलिडेशन ही है। ये दोनों ही कंसोलिडेशन सब्सिडरी की जाती है और इन्वेस्टमेंट एसोसिएट को भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इक्विटी मेथड के तहत अकाउंट फॉर किया जाता है। तो ये दोनों से मिलाकर एक सवाल बना करता है, तो इसको हम इकट्ठा ही करते होते हैं। ये तकरीबन को 20 से 22 लेक्चर्स इस पे लगते हैं, इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर। ये 2 चैप्टर्स बेसिकली एक टॉपिक है। फिर ये आपके वो 2 मेहमान जिनको आप पढ़ने से रह गए थे। पिछली दफ़ा वाले बच्चों ने खूब मौजें लगाईं, क्योंकि पिछली दफ़ा वाले बच्चे वो थे जिन्होंने एफएआर में इनको पढ़ा था और कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में आए तो ये वहाँ पर भी आ गए, ठीक है। तो आप वो खुशनसीब नहीं हैं आज। आज जो आप पेपर देने जा रहे हैं, तो ये IAS 33 अर्निंग्स पर शेयर और इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, ये अब आपके सिलेबस में, ठीक है जी। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उनका एनालिसिस जो है, ये 30 से 40 नंबर की वेटेज रखता है, जिसमें से मस्ट अपीयर एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है 15 से 20 नंबर का कंसोलिडेशन का, ठीक है। उसके बाद आपके सामने ही है, अब तकरीबन कोई इसके पास 20 एक नंबर की गुंजाइश मौजूद है, जिसमें वो एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से देकर ईपीएस का या 2 शॉर्ट क्वेश्चंस दे सकता है इन 3 टॉपिक्स के अंदर से, ठीक है जी। और फिर जिसका शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता, पता है आपको, वो एमसीक्यूज़ के अंदर चला जाता है। लेकिन आपके पास तकरीबन ये 3 टॉपिक्स को टेस्ट करने के लिए उसके पास 20 नंबर, तो वो 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़, इवन 3 शॉर्ट क्वेश्चंस भी कर सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक्सपेक्टेशन जो की जा सकती है वो ये है कि यहाँ यहाँ से तकरीबन
एक लॉन्ग क्वेश्चन और 2 शॉर्ट क्वेश्चन वो बना सकता है। उसके बाद अगला अकाउंटिंग फॉर एसेंशियल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, एथिक्स और सस्टेनेबिलिटी है। ये सस्टेनेबिलिटी इस दफ़ा नया ऐड हुआ है, मतलब जो बच्चों ने पेपर दिया है अभी उन्होंने ये सस्टेनेबिलिटी पढ़ कर दिया था। कुछ एमसीक्यूज़ बस इसमें से आए हैं, ज़्यादा टेस्ट इसमें से हुआ नहीं है, थ्योरेटिकल टाइप ही है ये। बहरहाल इस ईएसजी और सस्टेनेबिलिटी के अलावा बाकी वही पुराने टॉपिक्स हैं। IAS 12 इनकम टैक्सेस का, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स जिसमें सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन बना करता है। इस दफ़ा भी इसमें से 20 नंबर का सवाल, 15 से 20 नंबर का आया हुआ है। उसके बाद रेवेन्यू का स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन ये स्टैंडर्ड भी इसमें से इस दफ़ा ज़रा छोटा सवाल आया है, शॉर्ट क्वेश्चन आया है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन इस दफ़ा इसमें से पूछ ले। फिर एथिक्स और ESG जो है ये थ्योरेटिकली MCQs के अंदर आ सकते हैं, एथिक्स के वैसे सवाल भी होते हैं। ये हम इंशाल्लाह अपने पढ़ाई के दौरान में इसको करेंगे। तो 30 से 40 नंबर की वेटेज है इस ग्रेड की, और 25 से 35 नंबर की इस ग्रेड की है। और वो मसला अभी तक चल रहा है, कौन सा? जी, 25 से 30 नंबर की ये ग्रेड है, जिसमें 2 अच्छे बड़े सवाल बनाने वाले टॉपिक्स ऊपर मौजूद हैं। ठीक है, तो इनमें से IAS 12 काफ़ी फेवरेट है इसका, बाकी 2 बड़े सवाल भी इसमें से डाले जा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। इम्पॉर्टेंट बहुत है, तकरीबन कोई गालिबन 15 से 18 लेक्चर्स लगते हैं IAS 12 पर, बड़ा टॉपिक है। और IFRS 15 भी इसी तरह से कोई 12-13 लेक्चर्स ले जाता है, बाकी दोनों छोटे टॉपिक्स हैं। फिर अदर एरियाज़ के अंदर 30 से 40 नंबर की वेटेज, जिसके अंदर आपके छोटे से स्टैंडर्ड है IFRS 8, छोटा स्टैंडर्ड ही कहा जाएगा, IAS 21 ये आज शुरू करना है हमने। फिर बड़े स्टैंडर्ड्स हैं ये IFRS 16 पे भी कोई 15-16 लेक्चर्स जो है वो लग जाया करते हैं, और इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। इस दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन बना है। IAS 1037 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो आपको बताऊँगा कि बच्चों को ये फेल करवा दिया करता है, हालांकि ये पास करवाने वाला टॉपिक है। ज़्यादा आसान है ना, डिस्कशन वाला ज़्यादा आता है, तो बच्चे लिखते नहीं हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। बहरहाल इसमें से इस दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये T1 लेवल का सवाल इसमें से आता है, 8 से 10 नंबर का आ सकता है इसमें से भी। ठीक है जी, तो ये जनाब आपका सिलेबस है। बाकी चैलेंजेस उसी तरह से हैं। पेपर का लेंथी होना एक चैलेंज है। ठीक है, तो जिस तरह से 3 घंटे 15 मिनट को प्लान किया जाता है, 15 मिनट की प्लानिंग एंड पे बताऊंगा, दौराने सेशन भी बताता रहूँगा, जैसे टर्म टेस्ट वगैरह आते हैं कि किस तरह से आपने इसको मैनेज करना है। फिर 3 घंटे के अंदर आपने 100 नंबर का पर्चा करना है, यानी 180 मिनट में। तो आपने बस आज से ही, डे 1 से ही, जैसे मैंने आपको FAR के अंदर भी बोला था, डे 1 से ही आपने इस प्रैक्टिस को रखना है। सवाल को कम से कम 2 दफ़ा पढ़ के, आप चाहे होमवर्क में वो सवाल कर रहे हैं, चाहे आप उसको ये क्लास टेस्ट वीकली होता है उसमें कर रहे हैं, टर्म टेस्ट के अंदर कर रहे हैं, चाहे मॉक में कर रहे हैं, पक्का ये काम करना है। कम से कम 2 दफ़ा सवाल को पढ़ना है और फिर उसको मार्क्स इंटू 1.8 करके करना है। ठीक है, 15 मिनट को कैसे प्लान करना है आपको पहले भी बताया गया होता है। पहले अब तो आप माशाल्लाह दूसरी बार पर्चे देने जा रहे हैं कि आप MCQs को उसके अंदर सॉल्व करें और कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन उसमें प्लान कर लें। सिर्फ रिक्वायरमेंट पढ़ें, पूरा सवाल पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता, ताकि पेपर आते ही पहले 10 से 15 मिनट में आप 15 से 20 नंबर हल कर चुके हो। ठीक है, बहरहाल रुकना तो मना होता है, जहाँ पे कोई चीज़ समझ ना आए चलते जाना होता है। यही तरीका है इन पर्चों को पास करने का, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड मिस्टेक के मार्क्स नहीं कटा करते इसमें। तो लेंथ ऑफ सिलेबस को कैसे टैकल करेंगे, इंपॉर्टेंट एरियाज़ पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, टाइम हमारे पास शॉर्ट है। जुल्म आप पे किया गया कि आपको पर्चे से अगले दिन बुलाया गया, आप तो यही कहेंगे। पर मसला ये है कि आपको जैसे पता है अब पर्चा जो है वो सितंबर की बजाय अगस्त में होना है। तो ICAP से रिक्वेस्ट करने पर पिछले सेशन में उन्होंने जब टाइम टेबल दिया, वो डेट शीट दी, तो थोड़ी सी मेहरबानी ये कर दी कि उन्होंने मिड ऑफ अगस्त के अंदर इसको रखा। तो 15 दिन फिर भी शॉर्ट है। फिर यहाँ पर 2 ईदैन और आशूरा की पक्की छुट्टियाँ तकरीबन कोई 10 से 15 दिन ये बन जाते हैं, 2 ईदैन और आशूरा की छुट्टियाँ भी इसमें आ रही हैं। तो 1 महीने का तकरीबन इसके अंदर बहरहाल रहेगा। 15 दिन ICAP ने दिए, तो 15 दिन आपको भी फिर ये कुर्बानी देनी पड़ी, ईद से पहले आपको पढ़ाया जा रहा है, ताकि इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली आप पढ़ सकें। और
फिर इंपॉर्टेंट एरियाज पे ज़्यादा फोकस करते चले जाएंगे हम, लेंथ को तो इसी तरह से ही काबू करेंगे। पर्चे की लेंथ को काबू करने का तरीका आपकी प्रैक्टिस है, मार्क्स इंटू 1.8 करके करनी, ठीक है। और सिलेबस की लेंथ का तरीका यही है कि हमने क्लास को भी 2 घंटे से ऊपर के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि छुट्टी भी ना हो। लास्ट सेशन में मैंने सैटरडे पहले 2-2.5 महीने तक ऑफ रखा था, सैटरडे संडे, लेकिन इस सेशन के अंदर ये सहूलत मुयस्सर हमें नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम तकरीबन 1 महीने के शॉर्ट फॉल से चल रहे हैं। 15 दिन हाई के हफ्ते पर्चे पीछे खींचे हैं और 15 दिन जो है वो छुट्टियों के बीच में भी आ रहे हैं। इस वजह से सैटरडे हमारा ऑन रहेगा। हाँ, संडे को हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे एंड तक ऑफ ही रहे। संडे ऑन होगा भी तो इसी सूरत में हो सकता है कि जैसे मिसाल के तौर पे बड़ी ईद जो है वो वीक के बिल्कुल दरमियान में आ गई, तो पहला और आखिरी संडे ऑन करके दरमियान में 6 छुट्टियां बन जाए, तो इस तरह से संडे ऑन हो सकता है। वैसे कोशिश करेंगे कि संडे ऑन ना हो, ठीक है। अच्छा जी, अगर पैटर्न देखें तो मैंने ये सिर्फ स्प्रिंग 26 का ही डाल दिया अब सिलेबस चेंज होने के बाद। अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो मैं पिछले वाला भी उनको ये ऑटम 25 तक का जो देखते हैं बनना पड़ा होगा, पिछली दफ़ा वाला दिखा देता हूँ। चलिए, स्प्रिंग 25 तक का मिल गया बहरहाल। तो उसी तरह से आप देख रहे हैं कि आपको हर अटैम्प्ट के अंदर 10 नंबर के MCQs मिलते हैं, ठीक है। इस दफ़ा भी आपको 10 नंबर के MCQs नज़र आ रहे हैं, जिसमें फॉरेन करेंसी में से आज जो हमने शुरू करना है 2 नंबर के MCQs आए। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। अब इस दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से नहीं बना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ईद से पहले होने वाला ये टॉपिक जो है ये आपका टेस्ट हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। तो उसके बाद आपको 1 नंबर का ऑपरेटिंग सेगमेंट में से नज़र आ रहा है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, वो जो आपके डिस्क्लोजर्स हैं कंपनीज एक्ट वाले फाइनल अकाउंट्स, उसके 2 नंबर आ रहे हैं। फिर अर्निंग पर शेयर का एक, उसके बाद एथिक्स में और सस्टेनेबिलिटी में से 2-2 नंबर के MCQs आए थे। अगर आगे बढ़ें तो जैसे पहली ग्रिड में आपको बताया था 30 से 40 नंबर का, जिसमें कंसोलिडेशन का एक सवाल है, रेशियोज़ है और EPS है मेन देखा जाए तो, और फिर ये स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क भी है, यानी कि जो आपको फाइनल अकाउंट्स के डिस्क्लोजर्स कंपनीज एक्ट के तहत रिक्वायर्ड हैं। तो ये बेसिकली T1 लेवल का ये टॉपिक है। तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है जो कि इस दफ़ा अलग से नहीं बना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस अटैम्प्ट के लिए। फिर 17 नंबर का कंसोलिडेशन का सवाल आया है, EPS का और रेशियो का नए टॉपिक्स थे, दोनों का उसने इस दफ़ा सवाल शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस दफ़ा ये किस तरह से टेस्ट होता है। ये डिस्क्लोजर आपसे डेटा देकर बनवा लेता है, बना हुआ डिस्क्लोजर दे के कहता है इसमें से गलतियाँ निकाल दो, या आपसे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जो है वो नरेट भी करवा लेता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा आसान है, इंशाल्लाह हम करेंगे। तो ये एक अच्छी ग्रिड है जिसमें से आप हाई मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये तकरीबन 31 नंबर इसने इस दफ़ा यहाँ से टेस्ट किया, 31 नंबर भी इसी के अंदर ही हैं, प्लस अगर आप ये गौर करें तो यहाँ से ये भी सारा इसी के अंदर ही, ठीक है जी। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये फाइनल अकाउंट्स का 2 नंबर के MCQs, फिर EPS का, फिर एथिक्स और ESG दूसरी तरफ चला था, सॉरी, ठीक है जी। ये आपके सामने, तो ये तकरीबन कोई 35 नंबर का, 34-35 नंबर का इसने टेस्ट किया हुआ, ठीक है। तो इसमें से अगर आपकी तैयारी अच्छी हो तो आप इसमें 70 to 80% मार्क्स आराम से ले सकते हैं। कंसोलिडेशन का सवाल आमतौर पे आसानी से हो जाया करता है, टाइम बड़ा लगाते हैं उसके ऊपर आप, और अच्छे से चीज़ें कर लेते हैं। फाइनल अकाउंट्स फिर मुश्किल सवाल होता है, कंसोलिडेशन का सवाल निस्बतन उससे आसान है, प्रैक्टिस कर करके हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं। फिर EPS भी और रेशियोज़ भी, ये ज़्यादा मुश्किल टॉपिक्स नहीं है। इनफैक्ट EPS ज़्यादा मुश्किल नहीं है, रेशियो फिर किसी हद तक आपने इंटरप्रिटेशन करनी होती है, अंग्रेजियाँ लिखनी बोलनी होती हैं, तो इसलिए इस पर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आपका। IS 12 में जैसे आपको अर्ज़ किया 15 नंबर का सवाल आया है और रेवेन्यू में से सिर्फ 9 नंबर का आया है, और ये सिर्फ उसने MCQs के अंदर टेस्ट किया इस दफ़ा, आपने देखा है, ठीक है। तो एथिक्स में से एक 4 से 6 नंबर का सवाल बन सकता है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस दफ़ा यहाँ से बन जाएगा सवाल। अदर एरियाज़ बहुत इंपॉर्टेंट इसी तरह से हैं। लीजेस में से 12 नंबर का सवाल आया है, इससे बड़ा सवाल भी बन सकता है। इसमें से अक्सर ऐसा होता है कि वो 8 से 10 नंबर का सवाल पूछा करता है, लेंथी सवाल भी आ सकता है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टेस्ट हुआ इस दफ़ा, IFRS 9 और अदर एरियाज़ में IAS 1037 का, जैसे मैंने अर्ज़ किया भाई लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर सवाल आया था, ठीक है। फॉरेन करेंसी इस दफ़ा आपका टेस्ट
नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि इम्पॉर्टेंट है। इस दफ़ा ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, दूसरे टॉपिक्स में भी मिक्स हो सकता है। ऑपरेटिंग सेगमेंट भी उसने MCQs के अंदर पूछा है, ये भी एक आसान टॉपिक है, इसमें से भी एक 5 से 8 नंबर का सवाल आराम से बन सकता है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन एरियाज़ को भी वो टच कर रहा होगा। ठीक है जी, तो यहाँ तक गपशप ही थी, थोड़ा सिलेबस की आउटलाइन आपके साथ डिस्कस की। कोई क्वेश्चन आपका इस बारे में है मोहतरम, एक स्टूडेंट तो पूछ सकते हैं आप, कोई मसला नहीं। चल, पहली क्लास है ना रोज़े के साथ, ये FAR को ज़रा ज़्यादा जज्बाती होकर पढ़ा लिया था, अब गला भी बैठ गया। अच्छा जी, आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं जी अपना पहला स्टैंडर्ड IS 21। ठीक है, IS 21 इसका नाम है फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स, यानी आपने मिसाल के तौर पे बाहर के मुल्क से कोई चीज़ मंगवाई और आपने उसके पैसे अभी देने हैं, तो ये आपका पेएबल है। तो अगर आपकी करेंसी के अंदर, फॉरेन करेंसी के रेट के अंदर फ्लक्चुएशन आए, तो इससे आपके पेएबल के अंदर चेंज आ जाता है। जैसे कहा जाता है ना, $1 की कीमत बढ़े तो हमारे कर्जे में इतना इजाफा हो जाता है, तो फॉरेन करेंसी लोन्स होते हैं। ठीक है, तो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस को हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बेसिक सी बात ज़रा आपको बताता चलूँ। क्या नाम है आपका? लो जी, अब्दुल्ला भाई जो है ना जी, इनकी जेब में इस वक्त $8 है। अब्दुल्ला हैज़ $8 इन हिज पॉकेट, सिर्फ $8 है ना जी। अच्छा, अब $1 का रेट क्या है आजकल, को अंदाज़ा है? थोड़ा करीब करीब बता दो, ये गूगल करके देख लो जल्दी से। $1 कितने रुपए के बराबर है आज के रेट में? $1 कितने रुपए के बराबर है? 280। ठीक है जी, अब मेरा आपसे सवाल है, ऑनलाइन वालों आपसे सवाल है, क्योंकि अब्दुल्ला ने तो अपना हिसाब किताब करके रखा होना है। सवाल मेरा आपसे है, सवाल क्या है? हाउ मैनी रुपीज़ आर इन हिज पॉकेट? हैं डॉलर, लेकिन इक्विवेलेंट बताना है हमने कि भाई अब्दुल्ला की पॉकेट में कितने रुपए हैं। भाई ने तो खुद ही हिसाब लगा लिया ना भाई, भाई के तो $5 पड़े हैं, उनको तो पता है ना, उनको तो पता है ना। ठीक है, अब क्या किया इसने भाई, हमने कहा जी $8 है, और अगर 1 लगा हो, याद रखना 1 लगा हो फॉरेन करेंसी के साथ। देखो, फॉरेन करेंसी किसे कहते हैं, लोकल करेंसी किसे कहते हैं, फंक्शनल करेंसी किसे कहते हैं, प्रेजेंटेशन करेंसी किसे कहते हैं, ये आने वाले दिनों में आपको बताया जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। फिलहाल सादा बात, हम पाकिस्तानी कंपनी होंगे तो हमारे लिए लोकल करेंसी ही हमारी प्रेजेंटेशन करेंसी होगी। प्रेजेंटेशन करेंसी उस करेंसी को कहते हैं, बताता चलूँ, जैसे मैंने कहा था आने वाले दिनों में बताएंगे, तो एक चीज़ तो बताऊँ ना, क्या फंक्शनल करेंसी किसे कहते हैं? वो करेंसी जिसमें आप, सादा अल्फाज में कह रहा हूँ, डेफिनेशन पढ़ेंगे, जिसमें आपने जनरल एंट्रीज करनी, वो करेंसी जिसमें आपने, तो अगर हमारी कंपनी पाकिस्तान के अंदर है, ऑपरेट कर रही, तो हमारी फंक्शनल करेंसी नॉर्मली पाकिस्तानी रुपीज़ ही होगी। ठीक है, अब इसके अलावा जितनी भी करेंसीज हैं वो फॉरेन करेंसी कहलाएं। तो फंक्शनल करेंसी वो जिसमें आपने जनरल एंट्री करनी है, नॉर्मली लोकल करेंसी फंक्शनल करेंसी होती है, और उसके अलावा जितनी करेंसीज होंगी वो क्या कहलाएंगी? फॉरेन करेंसी। अब मैंने आपसे क्या बोला कि अगर आपको 1 लगा हुआ नज़र आ रहा होगा फॉरेन करेंसी के साथ, तो आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, और मल्टीप्लाई करके आपने आंसर निकालना है। कितने रुपीज़ आ गए जी? सिंपल सा था। ये तो कोई बच्चा भी बाहर से जो अकाउंटिंग नहीं पढ़ा हो, या ना पढ़ रहा हो, ना पढ़ी हुई हो, उससे भी कोई पूछे ना भाई $8 मेरे जेब में, अब्दुल्ला बाहर जाके पूछे, और $1 जो है वो $280 का है, तो बताओ कितने रुपए है मेरे पास? तो कहेगा ये मनु दे दे। अच्छा, तो वो कहेगा कोई सिंपल सी बात है यार, 8 मल्टीप्लाई करो 250 से, तो आंसर इज 2240। ठीक है जी, तो इसको कहा जाता है जी डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या है जी? अगर 1 लगा हुआ हो फॉरेन करेंसी के साथ, तो आपने उसको लोकल करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा? सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला? तो IS 21 तो हो गया खत्म, अब स्टैंडर्ड पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल,
कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस के अंदर है क्वेश्चन नंबर 1। हमारा स्टडी रिसोर्स हमारी किताब ही होगी। किताब के अंदर ICAP वाला सारा कुछ तो होता ही, उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो हम उसी किताब को ही पढ़ेंगे और ये उसी किताब में से ही मैंने आपको एक्सट्रैक्ट करके दिए हुए हैं ये नोट्स, ठीक है जी। इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि आपको पता है जंग की वजह से हुकूमत ने स्टेप्स ये लिए हैं तेल बचाने के लिए कि क्लासेस ऑनलाइन कर दी जाएं। तो जो बच्चे, मैंने अर्ज़ किया जैसे स्टार्ट में, कि जो बच्चे फिज़िकली आ सकें पैदल चल के, करीब करीब हॉस्टल में रहते होते हैं, वो ज़रूर तशरीफ़ लाइए, ठीक है। बाकी जिनको फ्यूल खर्च करके आना पड़े वो घर पे बैठ कर पढ़ें, ठीक है, ताकि जिस वजह से ये स्टेप लिया गया है उस वजह को, ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, तो मिलजुल के उसमें से निकलना होगा हम लोगों ने, ठीक है। तो बहरहाल जो बच्चे घर पे बैठ के पढ़ेंगे, यूट्यूब के ऊपर ये लेक्चर्स को अवेलेबल किया जाएगा, जो चैनल है कॉलेज का, और इसी लेक्चर के आगे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो लेक्चर नोट्स ये मैं अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। तो आपको ये लेक्चर नोट्स भी वहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो वैसे भी अभी बावसूख ज़राए से ये पता चला है कि ICAP ने कुछ चीज़ें, जो लास्ट टाइम मैंने आपसे अर्ज़ किया भी था FAR में, जिन्होंने मुझसे पढ़ी है, कि कुछ कंसोलिडेशन वाली चीज़ें पड़ी हुई थी ISA T8 के अंदर, और इस तरह से कुछ 2-4 और चीज़ें थी जो चेंज होने वाली थी, किताब में एज इट इज़ डली हुई थी। तो ज़राए के मुताबिक उन चेंजेस को ICAP करके अभी किताब दोबारा देंगे ICAP वाले, तो इसलिए किताब को थोड़ा सा होल्ड भी किया जाएगा। तो इन एनी केस आप लोगों को तो लेक्चर नोट्स ही चाहिए जब आप घर पे बैठे हुए हैं, तो जब तक बुक नहीं आ जाती ये लेक्चर नोट्स आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। माजरत, ये ऐलान स्टार्ट में करना चाहिए था जी। सवाल नंबर 1 पढ़ें भाई, मैं सांस ले लूँ ज़रा। आप पढ़ें, दिल में पढ़ें, सब पढ़ें, ऑनलाइन वालों पढ़ो। चलो, ये जो घर बैठे सुस्ती चढ़ रही है ना आप लोगों को, इधर आ जाओ ताकि ना आपको सुस्ती चढ़े ना मुझे। हाँ जी, क्या समझ में आया? पढ़ लिया? ऑन 1 अप्रैल 2008 अंजुम लिमिटेड बाइज गुड्स फ्रॉम एन ओवरसीज सप्लायर, ठीक है जी। तो अंजुम ने समंदर के ऊपर बैठे हुए सप्लायर से, ओवरसीज समंदर के ऊपर बैठे हुए सप्लायर से कुछ गुड्स खरीदी हैं, ठीक है। और गुड्स की प्राइस थी $540, लेकिन पेमेंट जाकर हुई है 31 मई 2008 पर। अब 2 डेट्स हमारे सामने आ रही हैं। एक है 1 अप्रैल, जिस दिन चीज़ें खरीद रहा है अंजुम, बाइज गुड्स। 1 अप्रैल को क्या हो रहा है जी? गुड्स बाय कर रहा है। तो इस डेट को कहा जाता है ट्रांजैक्शन डेट, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है। क्या कहा जाता है जी इसको? ट्रांजैक्शन डेट। ट्रांजैक्शन डेट, ठीक है जी। और ट्रांजैक्शन डेट पर आपने जो उस डेट पर स्पॉट रेट होता है, उस रेट की बेस पर इसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि आप एक पाकिस्तानी कंपनी, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, यहाँ पे असूली तौर पे एक जुमला जो कि सवालों में लिखा हुआ आपको मिलेगा, वो नहीं लिखा हुआ, ठीक है। वो यहाँ या तो यूँ लिखा होगा कि अंजुम लिमिटेड अ पाकिस्तानी कंपनी whose functional currency is पाक रुपीस buys goods from overseas supplier। ये पूरी कहानी है, ठीक है। तो बहरहाल मैं अपनी तरफ से फिलहाल लिख देता हूँ इसमें कि फंक्शनल करेंसी ऑफ अंजुम लिमिटेड इज PKR, ठीक है। या आपको सवाल में लिखा हुआ मिलेगा, ओके। अब चूंकि फंक्शनल करेंसी हमारी पाक रुपीज़ है, तो हमने जनरल एंट्री किस में करनी होगी? पाक रुपीज़ में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है ट्रांजैक्शन डेट। तो 1 अप्रैल को आपने चीज़ें खरीदी, परपेचुअल सिस्टम वाली एंट्रीज मुनासिब रहेंगी यहाँ पर करनी, ठीक है। तो भाई ये घड़ी में तो टाइम सही नज़र ही नहीं आता,
हमने कहना को ऐसी घड़ी लगा दें जिसमें सुइयां नजर तो है। ये भी उन्हें दिखाइएगा कि ये उखड़ा हुआ है यहाँ से। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 नजर आ रहा है, दूर हो रहा है आपसे। चलो यहाँ पे कोशिश करता हूँ, इस तरफ से चलते हैं, फिर ज़्यादा दूर चला गया तो फिर 1 नोट पे कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, अब ट्रांजैक्शन डेट क्या है? 1 अप्रैल। IS-21 खत्म हो गया बस, अब आगे बस इसको मजीद पढ़ना है, ज़रा पक्का करना है, ज़रा स्टैंडर्ड पढ़ना है। IS-21 यही है बस, ऐसी हर सवाल में छोटी छोटी चीज़ें सीखते चले जाएंगे। सबसे आसान स्टैंडर्ड, आई थिंक सबसे छोटा स्टैंडर्ड यही है। हाँ यही है, ठीक है, मज़े का। और इस दफ़ा एक्सपेक्ट भी आप कर सकते हैं, इसमें से आ जाएगा 1 अप्रैल 2008। चीज़ें खरीदी हैं या फिक्स एसेट खरीदा है? चीज़ें खरीदी हैं, तो चीज़ें खरीदी हैं तो क्या करें? डेबिट। परपेचुअल सिस्टम अगर फॉलो कर रहे हैं तो गुड्स खरीदी हैं, परचेजेस डेबिट करें, वो पीरियोडिक में होती है। परपेचुअल सिस्टम के अंदर हम इन्वेंट्री डेबिट करेंगे, ठीक है। तो इन्वेंट्री डेबिट कैश नहीं बल्कि क्रेडिटर या ट्रेड पेएबल कह लें, ठीक है। क्रेडिटर्स या ट्रेड पेएबल, सही लफ्ज़ तो ट्रेड पेएबल का, लेकिन चलें क्रेडिटर्स लिख लेता हूँ मैं। भाई सही नज़र आ रहा है ये? आमिर देखें ज़रा, आपको सही नज़र आ रहा है जी? इन्वेंट्री डेबिट, मेरी तसल्ली नहीं हो रही ज़रा। इन्वेंट्री डेबिट और क्रेडिटर्स क्रेडिट। अब डेबिट क्रेडिट हमने करना है, और करना है इसको पाक रुपीज़ में। तो हमें तो ट्रांजैक्शन गिवन है डॉलर्स में। कितने रुपए की चीज़ें खरीदी गई हैं जी? $540। अब ये ट्रांजैक्शन डेट 1 अप्रैल जो है, इस दिन का रेट सवाल में से हमने ढूंढना है। 1 अप्रैल का स्पॉट रेट ढूंढना है। क्या करना है जी? 1 अप्रैल का स्पॉट रेट ढूंढना है। तो प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट्स आर 1 अप्रैल 2008 का रेट गिवन है, और $1 इज इक्वल टू 112 रुपये। 1 किसके साथ लगा हुआ है? फॉरेन करेंसी के साथ, क्योंकि मेरी फंक्शनल करेंसी यही लोकल करेंसी तो रुपीज़ है। तो अगर 1 फॉरेन करेंसी के साथ लगा होगा तो मल्टीप्लाई करके कन्वर्जन करनी है। दूसरा भी पढ़ाना है ना, इसलिए ये पक्का कर रहा हूँ। ये तो आसान है ना, दूसरा फिर ज़रा मुश्किल होता है। ओके, तो यहाँ पे आए, कितने डॉलर हैं जी? 580 40 $540 इंटू 112। आंसर इज 60480 से इन्वेंट्री डेबिट कर देंगे और क्रेडिटर्स को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब ट्रांजैक्शन डेट होगी खत्म कहानी। ट्रांजैक्शन डेट पर हमने स्पॉट रेट पकड़ा ट्रांजैक्शन डेट का, और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया उस दिन के प्रिवेलिंग। ये स्टैंडर्ड की बातें मैं पढ़ा रहा हूँ, एंट्रीज की शक्ल में पढ़ा रहा हूँ। भाई आमिर यहाँ से लगा के रखें, ठीक है। ये मैं आपको स्टैंडर्ड की बातें पढ़ा रहा हूँ एंट्रीज की फॉर्म में। तो ट्रांजैक्शन डेट का स्पॉट रेट उठाना है और उस पर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है। अब कहता है जी, कंपनीज ईयर एंड इज 31 दिसंबर 2008, लेकिन कहता है कि पेमेंट मेड ऑन 31 मई। अब 31 मई पेमेंट डेट है, ठीक है। इसको सेटलमेंट डेट भी कहते हैं, पेमेंट डेट या सेटलमेंट डेट, ठीक है। तो सेटलमेंट डेट या पेमेंट डेट पर जाएंगे। अब ईयर एंड से पहले ये आ गई 31 मई 2008, 31 दिसंबर से पहले है ना। हमारे साल के दौरान ही हमारा ये उधार क्या हो गया? सेटल हो गया, क्लियर हो गया। तो 31 मई 2008 पे हम आए। अब ज़रा देखिएगा तरतीब, ज़रा देखिएगा तरतीब। कैश रिसीव होना है या पे होना है?
पे होना है, लायबिलिटी है, क्रेडिटर है, तो कैश पे होना है, ठीक है। कैश पे होना है तो कैश डेबिट करें या क्रेडिट करें? क्रेडिट करेंगे भाई, कैश पे होगा तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो फिर 2 लाइनें छोड़कर मैंने यहां पर लिखा कैश क्रेडिट। अब इससे आगे बात समझे ना, बात समझे। मिसाल के तौर पे हमने जो है वो युगांडा से अब्दुल्ला से ये चीज़ें मंगवाई थी, ठीक है। अब हमने उसको $540 भेजने हैं, $540 भेजने हैं। तो हम मनी चेंजर के पास जाएंगे, उससे डॉलर्स मांगेंगे, तो हमसे क्या कहेगा? मुझे रुपीस दो, मैं तुम्हें डॉलर दे देता हूँ। ऐसे ही है ना। तो अब क्या $112 देकर मुझे $1 मिलेगा आज? 31 मई पे तो रेट डिफरेंट है। तो 31 मई पे सेटलमेंट डेट पर कैश में आपने स्पॉट रेट लेना है सेटलमेंट डेट का, क्योंकि आपने $540, आमिर भाई $540 आपने अब इकट्ठे करने हैं ना, ठीक है। तो फिर 31 मई पे $1 $123 का है। तो हम मनी चेंजर के पास जाकर कहेंगे हमें $540 दो, वो कहेगा उधर से तुम फेंको $123, इधर से मैं $1 फेंकूंगा, फिर तुम $123 फेंको, फिर मैं दूसरा डॉलर फेंकूंगा। तो इसका मतलब अगर हमें $540 चाहिए तो हमें कितने रुपए उस तरफ फेंकने पड़ेंगे? तो 123 के हिसाब से बोलो, 66420। स्टेप 1, कैश को स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड किया करेंगे। सेटलमेंट डेट पे सेटल कर रहे हैं ना, अपना डेट सेटल कर रहे हैं, तो कैश को किस पे रिकॉर्ड किया करेंगे? स्पॉट रेट सेटलमेंट डेट का। बनता भी यही है, ठीक है। दूसरा स्टेप 2, ये क्या हो गया जी? स्टेप 1 ये हो गया, ठीक है। स्टेप 2, जो लायबिलिटी है उसको खत्म करें। खत्म होगी ना लायबिलिटी, पेमेंट करके खत्म होगी लायबिलिटी, ठीक है। तो क्रेडिटर कितने पे नजर आ रहा है? 60480। अब यहां पे रुक जाओ, मुझे बताओ, जिसको पे करना था ₹60, उसको पे करना पड़ गया ₹66, तो खुशी मनाएंगे या गम की बात है? खुशी मनाएंगे या गम की बात है? वो बोलो ऑनलाइन, तो तुम भी बोलो, कोई बात नहीं, बोल लो घर बैठ के जी। आज तो हैं ही सारे ऑनलाइन, फिजिकल वाले भी ऑनलाइन बैठे जी। अगर किसी को पे करना था आपने ₹60 और पे करना पड़ गया 66, तो आपको खुशी महसूस होगी या गम महसूस होगा? बोलो। गम महसूस होगा जी। लायबिलिटी जो 60 में सेटल होनी थी, सिर्फ एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन की वजह से हमें उसके 66 पे करने पड़ गए, बैठे बिठाए, ठीक है। तो अब एक बैलेंसिंग फिगर निकलेगी। अच्छा, गम, लॉस, एक्सपेंस, ऐसे ही है ना। अब देखोगे तो डेबिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर आएगी। तो ये बैलेंसिंग फिगर निकाला करेंगे हम। कितना आता है? 5940। दिस 5940 इज एक्सचेंज लॉस। क्या है जी ये? एक्सचेंज लॉस कहते हैं इसको। और ये इमीडिएटली लेकर चले जाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ये क्या है जी? ट्रांजैक्शन डेट। और ये क्या है जी? सेटलमेंट डेट, ठीक है। तो IAS 21 क्या कहता है जी? कि अगर आपकी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन हुई है तो आपने ट्रांजैक्शन डेट पे उसको ट्रांजैक्शन डेट वाले स्पॉट रेट पर रिकॉर्ड करना है, और सेटलमेंट डेट पे जाहिर सी बात है आपको कैश यूज़ करना पड़ेगा पेमेंट करने के लिए। तो जब आप डॉलर्स लेने जाओगे तो आपको $1 $123 का मिलेगा, तो आपके जेब से 66 निकलने हैं। वो लायबिलिटी जो आपने ₹60 की बुक की थी उसको सेटल करना पड़ा 66 में, तो आपको तो नुकसान हो गया। इस नुकसान की वजह और कोई भी नहीं थी सिवाय इसके कि आपका एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट कर गया था, ठीक है। तो इसलिए आपने इसको क्या करना है जी? P&L के अंदर एक्सचेंज लॉस के नाम से रिकॉर्ड कर देना। अब चले अभी छोड़े, यहाँ तक को मसला है तो बताएं जी। सही है। तो 2 डेट्स हमारे सामने आ गई, एक ट्रांजैक्शन डेट, दूसरी सेटलमेंट डेट जो हमने देखी। अगला सवाल पढ़ें। बल्कि ये कर लेते क्योंकि इसमें ईयर एंड बीच में आ गया ना। चल, हाँ जी, बशीर भाई ने भी देखा देखी, अंजुम की देखा देखी, बशीर भाई ने भी
चीज़ें खरीद ली ओवरसीज सप्लायर से 1 मई 2008 में, ट्रांजैक्शन डेट, और इसका रेट ये पड़ा है। गुड्स की प्राइस थी $230, पेमेंट 31 जुलाई को हुई है, लेकिन बशीर लिमिटेड का ईयर एंड क्या है? बशीर लिमिटेड का ईयर एंड क्या है? बोलो बोलो बोलो, 30 जून। ठीक है, तो 30 जून ईयर एंड है और 1 मई को चीज़ें खरीद कर उसकी पेमेंट 30 जून पर नहीं हुई है, तो ईयर एंड पे ये लायबिलिटी हमारी स्टैंड कर रही है। अब ये एक नई चीज़ आ गई। ठीक है, तो अभी तक मैंने 2 डेट्स पढ़ी थी। पहली डेट क्या थी जी? 1 मई क्या है? 1 मई 2008। इसको क्या कहते हैं जी? ट्रांजैक्शन डेट। ये क्या है? ट्रांजैक्शन डेट। और उसके बाद पेमेंट जाकर हो रही है जी 31 जुलाई को। इसको हम कहते होते हैं सेटलमेंट डेट। ये तो दोनों चीज़ें हमने पिछले सवाल में भी देख ली थी। अब इस सवाल में नया क्या हुआ? बीच में 30 जून आ रहा है और 30 जून पर इन्होंने अपना ईयर एंड करना होता है। तो ईयर एंड के ऊपर अब क्या करेंगे? इस ईयर एंड को कहते क्या हैं? पहली बात, इस ईयर एंड को कहते हैं रीट्रांसलेशन डेट। क्या कहते हैं जी? ये वो बात है जो अक्सर सुनने में आया करती है, इतना लोन हमारे ऊपर था जी और डॉलर का रेट चेंज होने की वजह से अब हमारा हर पाकिस्तानी के ऊपर इतना लोन बढ़ गया, या हमारा लोन इतना बढ़ गया। तो लोन पड़े पड़े बढ़ जाता है। तो ईयर एंड पे चूंकि हमने बैलेंस शीट बनानी है, तो बैलेंस शीट डेट के ऊपर हम अपनी लायबिलिटी को उस दिन के स्पॉट रेट पे लाकर रीमेजर करेंगे और कोई भी गेन लॉस जो है उसको रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ट्रांसलेशन डेट पर ट्रांजैक्शन डेट का स्पॉट रेट चाहिए, ईयर एंड पर ईयर एंड का स्पॉट रेट चाहिए फॉर रीट्रांसलेशन अगर हमारा डेट अभी सेटल नहीं हुआ। एसेट रिसीव, डेटर है तो रिसीव नहीं हुआ, लायबिलिटी है तो पे नहीं हुई। तो ये एक मॉनिटरी आइटम होता है। एक नई बात मैंने छेड़ दी। अब मॉनिटरी आइटम क्या होता है, दूसरा क्या होता है देखते हैं। ठीक है, और सेटलमेंट डेट पर फिर सेटलमेंट डेट का स्पॉट रेट यूज होता है। ठीक है, अब इसकी तरतीब क्या होगी सवाल की वो देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। जी, किस दिन हुई ट्रांजैक्शन जी? 1 मई। तो 1 मई 2008 पे हमारी ये ट्रांजैक्शन हुई। सब तो बेहतर ही था ये वाला। तो चीज़ें खरीदी हैं, तो इन्वेंट्री डेबिट और क्रेडिटर, ट्रेड पेबल्स क्रेडिट। कितने रुपए की चीज़ें हैं जी? $230 की। और 1 मई 2008 पर $1 कितने का है जी? 125 रुपये। ठीक है, तो 125, चूंकि इधर देखो किसके साथ 1 लगा हुआ है? फॉरेन करेंसी के साथ। ये नाम याद करने हैं, ठीक है ना? किसके साथ लगा हुआ है जी? 1 फॉरेन करेंसी के साथ। तो मल्टीप्लाई करें कितना जी? 125। आंसर 28750 से आपकी इन्वेंट्री डेबिट हो गई और आपकी क्रेडिटर्स क्रेडिट हो गए। ठीक है जी। उसके बाद अब बीच में ईयर एंड आ गया। इनका ईयर एंड क्या है जी? 30 जून, और पेमेंट हो रही है जाकर 31 जुलाई पर। तो ईयर एंड के ऊपर आपकी एक लायबिलिटी आपके ऊपर पड़ी हुई है, $230 की लायबिलिटी है। वो $230 की लायबिलिटी 31 दिसंबर की रात को आपके दिमाग के ऊपर सवार होगी। आप 30 जून की रात को आपके दिमाग पे सवार हो गया। आप 30 जून पे बिस्तर पे लेटे होंगे और हिसाब लगा रहे होंगे $230 पे करना है। वो जरा चेक तो करें डॉलर कितने का हो गया है, क्योंकि आपके ऊपर ये लायबिलिटी है।
तो आपने 30 जून 2008 पर देखा तो $1 कितने रुपए का हो गया है? तो आपने 30 जून 2008 पर रीट्रांसलेशन करनी है। अब इसका तरीकाकार क्या होगा, जरा गौर से देखिएगा। 2 लाइनें बस छोड़ दी एंट्री के लिए और एक वर्सेस वाली कैलकुलेशन करेंगे। क्या करेंगे जी? तो वर्सेस वाली कैलकुलेशन करेंगे। कैसे जी? $230, $1 कितने का हो गया? 130। आंसर क्या आ गया? 30820। अब इसकी लड़ाई आपने करवानी है 28750 के साथ, यानी आपकी लायबिलिटी इस वक्त वहीं पे रखें। आपकी लायबिलिटी इस वक्त किस पे स्टैंड कर रही है जी? आपकी लायबिलिटी इस वक्त कितने पे स्टैंड कर रही है जी? जी, आपकी लायबिलिटी कितने पे स्टैंड कर रही है? बोलो। 30। और लेकर किस पे जाना है उसको? नहीं ना, आपकी लायबिलिटी स्टैंड कर रही है इस वक्त 28 पर। किताबों में ये लायबिलिटी आपकी पड़ी है 28 पर। इसको कहते हैं पुराना बैलेंस। ठीक है, ये क्या? ओल्ड, पुराना बैलेंस। और अब आपने लेकर इसको किस पे जाना है? न्यू। तो ओल्ड से न्यू पे जाना है। ये देखो, ओल्ड से न्यू पे जाना है। 28 पर आपकी लायबिलिटी इस वक्त मौजूद है किताबों में, लेकिन उसको रीट्रांसलेट करें तो वो 30 पर जाती नजर आ रही है। तो लायबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? लायबिलिटी बढ़े तो डेबिट या क्रेडिट? लायबिलिटी बढ़े तो डेबिट या क्रेडिट? लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट, सिंपल। ठीक है, लायबिलिटी बढ़ने पर क्या करेंगे जी? हम लायबिलिटी को क्रेडिटर बढ़ाने के लिए क्रेडिटर को क्रेडिट करना पड़ेगा ना। अब कितने से बढ़ा दें इसको, बताएं जी? 28 से 30 पे लाना है तो कितना बढ़ाएं? 2070 से क्रेडिटर क्रेडिट हो गया और बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आ रही है। अब ये क्या है? क्या होगा ये वही है एक्सचेंज लॉस। बैठे बिठाए आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, आपने तो कुछ भी नहीं किया। लायबिलिटी क्यों बढ़ी है? क्योंकि आपका रुपी डेप्रिशिएट हो गया, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई, डॉलर बढ़ गया, डॉलर का रेट बढ़ गया। तो बैठे बिठाए आपको एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन की वजह से एक लॉस आ गया। लायबिलिटी का बढ़ना दुख की बात है, लायबिलिटी का बढ़ना लॉस, एसेट का बढ़ना खुशी, एसेट कम होना दुख की बात। लायबिलिटी का बढ़ना दुख की बात, लायबिलिटी का कम होना खुशी की बात। तो लायबिलिटी बढ़ गई है, सिंपल। और नहीं भी समझ आ रही तो क्रेडिट करके बैलेंसिंग किधर जा रही है? डेबिट साइड पर। और डेबिट क्या होता है? एक्सपेंसेस, लॉसेस। लेकिन इतना क्या शॉर्ट करना, सादा सी तो बात है, समझ आ रही? ओके, तो फिर बैलेंसिंग फिगर क्या नजर आएगी? एक्सचेंज लॉस। ये बैलेंसिंग फिगर है और ये कहां ले जाओगे? पीएनएल में 282070 ले जी। तो ये है जनाब रीट्रांसलेशन। इसको क्या कहते हैं जी? रीट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी, मॉनिटरी, सॉरी, रीट्रांसलेशन ऑफ मॉनिटरी आइटम। मॉनिटरी आइटम क्या है जी? क्रेडिटर। यहां तक कोई मसला? एक सवाल आपका यहां पर आना चाहिए था। वो सवाल ये है कि इस इन्वेंट्री को क्यों नहीं रीट्रांसलेट किया? बोले? क्योंकि कुछ नहीं पता। क्या बोला है? मैं बताता हूं। क्योंकि ये नॉन मॉनिटरी आइटम है। क्या है ये? क्या मतलब? इन्वेंट्री मनी नहीं है। इन्वेंट्री मनी नहीं है। इन्वेंट्री इज नॉन मॉनिटरी आइटम। ठीक है, जरा पॉज कर जी। मैं आज कह रहा था कि इन्वेंट्री क्या है? नॉन मॉनिटरी आइटम। ये मनी नहीं है। मॉनिटरी आइटम का मतलब खुद कैश या बैंक, ये मनी है, या मनी रिसीवेबल, मनी पेबल। क्रेडिटर क्या है? डेफिनेशंस पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अभी तो जरा जुगाड़ कर रहे हैं। ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी, कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट जो पेएबल है, कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट पेएबल। ठीक है, तो मनी रिसीवेबल या मनी पेएबल या खुद मनी, ये क्या है? मॉनिटरी आइटम्स। इन्वेंट्री इज नॉट अ मॉनिटरी आइटम। इन्वेंट्री में बी कन्वर्टेड इनटू मॉनिटरी आइटम। जैसे हम उसको बेचें, कैश पे बेचें तो एंट्री करेंगे,
कैश डेबिट, सेल क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, या हम उसको बेचें उधार पे तो एंट्री करेंगे डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। तो इन्वेंट्री सेल होकर मॉनेटरी आइटम में बदल सकती है, कैश या रिसीवेबल में, पर ये खुद मनी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही मसलन कोई और चीज, मसलन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, आपने कोई मशीनरी बाहर से मंगवाई, इसी तरह से उधार पे एंट्री करोगे मशीनरी डेबिट, पेएबल क्रेडिट, ईयर एंड पे पेएबल पे नहीं हुआ तो रीट्रांसलेट होगा। लेकिन पीपीई को नहीं छेड़ना, मशीनरी को नहीं छेड़ना, क्योंकि मशीनरी इज अ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इज अ मॉनेटरी आइटम, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इज अ नॉन मॉनेटरी आइटम। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मॉनेटरी आइटम अगर हम उसको बेचें मिसाल के तौर पे, तो बेचने पर कैश से बेचा तो कैश आ सकता है, वरना उधार पे बेचें तो डेटर बन सकता है। तो डेटर क्रेडिटर ये क्या है, लोन रिसीवेबल, लोन पेएबल, मॉनेटरी आइटम, डेटर क्रेडिटर मॉनेटरी आइटम, कैश बैंक मॉनेटरी आइटम, ठीक है, लेकिन ये मॉनेटरी आइटम नहीं है। इन्वेंट्री को तो रूल क्या IAS 21 का, मॉनेटरी आइटम्स को आपने ईयर एंड पर अगर मौजूद है तो रीट्रांसलेट करना है, नॉन मॉनेटरी आइटम्स को रीट्रांसलेट नहीं करना। मॉनेटरी आइटम्स को रीट्रांसलेट करना है, नॉन मॉनेटरी आइटम्स को रीट्रांसलेट नहीं करना है। गॉट इट? ठीक है, चलो। अच्छा भी ईयर एंड तो हो गया, अब साल खत्म हो गया। ये एंट्रीज हमने की है फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2008, ठीक है, ये 2008 वाला साल हो गया, ये फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2008, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला साल शुरू होता है, तो अगले साल में 31 जुलाई पे पेमेंट हो गई, ठीक है। अब पेमेंट का वही रूल है जो पिछले सवाल में सिखाया था, ठीक है। 31 जुलाई पे स्पॉट रेट है 131, $1 131 का, तो मल्टीप्लाई से हमने काम चलाना है, ठीक है। तो फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2009 आया, तो इसके अंदर किस दिन जी, 31 जुलाई 2008, ये अगला साल शुरू हो गया ना। इसमें हमने क्या करना है, पेमेंट, तो 2 लाइनें छोड़कर तीसरी लाइन में कैश क्रेडिट। अच्छा, अगर डेटर होता तो कैश रिसीव होना था, तो कैश डेबिट हो जाता। सिंपल सिंपल, बिल्कुल इंट्रो वाली अकाउंटिंग है ये, बस बीच में डॉलर्स आ गए। और अभी तो मैंने स्टैंडर्ड खोला भी नहीं है, बस बहाने से ही स्टैंडर्ड पढ़ा रहा हूँ आप, ठीक है ना, बहाने से ही हमने स्टैंडर्ड पढ़ लेना है इंशाल्लाह। ओके, अच्छा जी, तो कैश कितना पे करना है जी, $230, और $1 कितने का है, 131, आंसर 30130, ठीक है जी। अब पेएबल किस पे स्टैंड कर रहा था, 28750 पे ना, नहीं 2070 पे नहीं, इस वक्त पेएबल स्टैंड कर रहा है 30820। पेएबल दरअसल तो 28 का ही रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन ईयर एंड पे वो बढ़ गया था, रीट्रांसलेट किया था तो बढ़ा था, कम भी हो सकता था, रेट बदलता कम भी होता, वो फायदा हो जाता। तो हमने यहां पर वर्सेबल कैलकुलेशन में देख लेना है कि हमारा इस वक्त पेएबल किधर स्टैंड कर रहा है। हम 28 से उठा के उसको 30 पे ले आए थे ईयर एंड पर, तो इस वक्त हमारा ये पेएबल जो है वो ईयर एंड के ऊपर किस पर मौजूद था, तो सिर्फ ईयर एंड पर रीट्रांसलेशन करनी है हमने। तो हमारा पेएबल किस पे स्टैंड कर रहा है जी, 30130 पे, ठीक है। तो 30820 पे, तो इसको क्या कर दो, देखो ना, क्रेडिट 28750, फिर क्रेडिट 2070, टोटल 30820 पर स्टैंड कर रहा था। इसको अब खत्म करें, सेटल कर दें ना इसको, सेटलमेंट डेट आ गई, तो क्रेडिटर डेबिट हो गए कितने से, 30820 से। अब जबानी भी चल सकता है काम, समझ के भी चल सकता है, और बैलेंसिंग फिगर से भी समझ आ सकती है। जैसे हमने जिसको पे करना था 30, उसको 30 तो 30 सेम हो गया, चलो यूं नहीं करते, यूं करते हैं, 30 तो सेम हो गया ना, यूं बोलते हैं। 820 जिसको देने थे उसको 130 ही देकर काम चल गया, तो दुख की बात है ना, ये है ना, दुख की बात है ना। जिसको 800 देने थे वो 130 में ही काम बन गया, तो दुख की बात है भाई, खुशी की बात है। लाइबिलिटी सेटल कर, 30 जरा सेम है ना, मैंने सेम बोल दिया, ठीक है ना, तो मैं यूं सिर्फ 800 जो डिफरेंट है, 820 जिसको पे करके लाइबिलिटी खत्म करनी थी, 130 पे करके ही काम चल गया, तो ये तो खुशी की बात है। तो ये क्या है, गेन, क्या है, गेन। कौन सा गेन, एक्सचेंज गेन,
क्योंकि इसमें और कुछ भी हमने नहीं किया, सिर्फ फॉरेन करेंसी का रेट फ्लक्चुएट कर, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर भी क्रेडिट साइड पर ही आ रही होगी, तो एक्सचेंज गेन ये जाएगा आपका पीएनएल में, और ये बैलेंसिंग फिगर है कितना जी, 690। ले जी, तो अब कहानी काफ़ी हद तक हमारी सिमट गई है आईएस 21 की, देखा जाए तो, क्योंकि मैंने आपको बीच में रीट्रांसलेशन भी करना सिखा दी और थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट वो भी दे दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी वाला। रीट्रांसलेशन सिर्फ किन आइटम्स की होगी, जो मॉनेटरी आइटम्स हैं। मॉनेटरी आइटम मीन्स मनी खुद, या मनी रिसीवेबल, मनी पेएबल, ये इन्वेंट्री, ये पीपीई, ये इंटेंजिबल, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये बायोलॉजिकल एसिड्स, ये सब के सब क्या हैं, नॉन मॉनेटरी आइटम्स। ये दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू मॉनेटरी आइटम्स, लेकिन ये खुद मॉनेटरी आइटम्स नहीं है, ठीक है, सही है। तो ये ज़रा मैंने ऊपर हेडिंग्स इसलिए नहीं दी ज़रा एंट्रीज की, क्योंकि मुझे जहाँ थोड़ी सी जगह चाहिए थी, मेरे दिल में आ रही थी कि ज़रा एक्सट्रैक्ट्स बना लें, बल्कि आप ट्राई करें ज़रा, वहीं पर रखें आमिर भाई, एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हैं बच्चे। कितनी देर की होगी रिकॉर्डिंग? चले, आज ज़्यादा नहीं पढ़ाना इनको, तकरीबन 2 ही घंटे पढ़ाएंगे बस। इधर नहीं नजर आ रहा क्या टाइम है, पता नहीं, लग रहा है 11 बजने वाले हैं ना। ओह सॉरी, 12 नहीं बनाया भैया आपने, हिम्मत करो यार, तस्वीर खींचनी है, घर जाके करना है, तो जो यहाँ हो रहा हो काम कर लिया करो जी। पीएनएल के अगर मैं एक्सट्रैक्ट्स बनाऊं 30 जून 2008 और 30 जून 2009, ये 2 साल। अच्छा, अब इन्वेंट्री के बिकने की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो अनसोल्ड है, ठीक है ना, सही है। तो पीएनएल में ना सेल आई ना कॉस्ट ऑफ सेल आई। हाँ, पीएनएल के अंदर एक्सचेंज गेन लॉस तो है। 2008 वाले साल में एक्सचेंज लॉस आया था, तो एक्सचेंज लॉस नेगेटिव, ठीक है, तो 2070 आप नेगेटिव शो कर दें। एक ही लाइन में काम चला लेते हैं, स्लैश डाल के गेन लिख लेता हूँ अगले साल के लिए, ठीक है, तो बाद में लिखते हैं। अच्छा, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ, बल्कि अलग अलग ही कर लेंगे, चलो जगह हैगी है, चलो। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की एक्सट्रैक्ट्स, तो करंट एसेट्स के अंदर आपकी नज़र आएगी इन्वेंट्री 28750 पर है 30 जून 2008 पे, और करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आपके क्रेडिटर्स मौजूद हैं, लेकिन ये क्रेडिटर्स 30 जून 2008 पर 30820 पर रीट्रांसलेट करके पहुंच गए, वो लॉस बुक किया हुआ, ठीक है। अगला साल आया, अब मैंने अज्यूम क्या किया है कि इन्वेंट्री अनसोल्ड है, ठीक है ना, वरना फिर मुझे सेल की फिगर देता, मैं सेल भी लिखता, कॉस्ट ऑफ सेल भी लिखता, कॉस्ट ऑफ सेल यही बन जाती, पर अज्यूम कर रहा हूँ मैं, जो सिखा रहा हूँ वो बस देखे, ठीक है। लेकिन अगले साल में क्रेडिटर्स क्या हो गए, सेटल हो गए, और आपको एक्सचेंज गेन आ गया, सेटलमेंट के वक्त एक्सचेंज गेन आ गया। तो इनफैक्ट जो गेन लॉस है वो तो बराबर ही होगा, बस ये ज़रा आगे पीछे हो जाती है टाइमिंग रेट के चेंज होने की वजह से। तो एक्सचेंज गेन कितना आ गया जी, 690। तो पिछले साल लॉस था, इस साल गेन आ गया, ठीक है जी।
ले आए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें जी ज़रा। दो घंटे घर पे पढ़ना पड़ जाए, बड़ी मुसीबत पड़ जाए ना। आते हैं ना, जो आ सकें करीब वाले पैदल वाले वो भी आ जाइएगा, और जो घरों को चले गए वो तो चले गए हैं, बस लेक्चर ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बशीर ने चीज़ें बेची हैं। वाह, बेची हैं तो ये तो फिर डेटर बन जाएगा, क्या ख्याल है? रिसीवेबल होगा ना। अच्छा, बेची बाहर किसी बंदे को है। गुड्स की प्राइस है $350, कस्टमर ने 30 अप्रैल को पे कर दिया है, ईयर एंड है 30 जून, तो ये आप होमवर्क में कीजिएगा, क्योंकि इससे अगले सवाल के अंदर ये क्या हो गया, अच्छा ये ऊपर भाग गया। जी 4 को देखें जी, 4 कर लेते हैं। भाई यहाँ पे पार्ट 1 क्लोज कर दें, पार्ट 2 शुरू करते हैं। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 का तो पता ही होगा बच्चों को, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाए तो ऑनलाइन वाले कहते हैं कि पोर्टल पे बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं, इसलिए इसको 1 घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे तक भी होता है लेक्चर तो एक ही बनाते, पर ये 2 घंटे, 2 घंटे से ऊपर चला जाने वाला लेक्चर है, इसलिए इसको 1 घंटे के आसपास एक पार्ट बना लिया करेंगे। तो पार्ट 1 क्लोज कर दें, पार्ट 2 शुरू करते हैं।